प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दें कि इसका मैंने फुल एक्सप्लेनेशन आप लोग को करा दिया है। उसके साथ साथ इसका एमसीक्यू भी मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक आप लोग का कंप्लीट करा दिए हैं। तो फर्स्ट बुक का आप लोग का चैप्टर नंबर 3 जो आज हम लोग यानी कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम क्या है, जनसंख्या संगठन। अब इस चैप्टर से जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो लगातार आपके एग्जाम में कई सालों से पूछे जाते हैं, और इस बार जो 2027 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए डियर, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का बुक पहला है, और पहला बुक का चैप्टर नंबर 4 है ना, सॉरी चैप्टर नंबर 3 है, 4 नहीं 3, याद रखिएगा। जनसंख्या संगठन ये चैप्टर है, इसी से इसके जो है सभी है ना महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न बच्चों जो कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या संगठन। ये आपसे क्या पूछा जाता है, जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं, या जनसंख्या संगठन क्या है ना, या जनसंख्या संरचना क्या है। ये काफी एमवीवीआई प्रश्न है, कई सालों से लगातार ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, है ना। तो देखिए जनसंख्या संगठन है ना, उसको कहा जाता है जिसमें साक्षरता दर हो गया, है ना, लिंग हो गया, उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएंगे, व्यवसायिक हो जाएगा, उसके साथ साथ आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, भाषा, धर्म आदि, इन सभी चीजों का क्या करते हैं हम लोग, गणना करते हैं। इसी को जो है क्या करते हैं भाई, जनसंख्या संगठन कहा जाता है। देखिए इसका सिंपल परिभाषा है, जनसंख्या संगठन किसको कहा जाता है, तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या को, है ना, या आयु, लिंग, साक्षरता, व्यवहार, है ना, व्यवसाय, धर्म, भाषा आदि, है ना, के आधार पर उसका विभाजन करना, यानी उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहा जाता है। यानी इसी का गणना करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, जनसंख्या संगठन कहा जाता है। मतलब किस राज्य का कितना जो है साक्षरता दर है ना, किस राज्य में कम है, किस राज्य में अधिक है ना, किस राज्य में लिंग अनुपात अधिक है, किस राज्य में लिंग अनुपात कम है। तो इन सभी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। किसके द्वारा, तो ये जनसंख्या संगठन में, है ना। तो ये आप लोग का हो जाएगा, इसका बहुत आसानी से, आई होप मुझे लगता है आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें भाई, तो याद रखिए जनसंख्या संगठन के बारे में, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए यहां हम लोग किस चीज का देखते हैं भाई, तो सबसे पहले आयु संरचना को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जनसंख्या के आयु के आधार पर उसका विभाजन करते हैं, है ना, जो कि देख सकते हैं। आयु संरचना में हम लोग क्या भाई, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है ना, जैसे कि वर्ग, है ना, यह क्या हो जाएगा भाई, 0 से 14 वर्ष, है ना, बाल आयु वर्ग, कार्यशील आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग। तो यह आयु संरचना हो जाएगा। उसके बाद भाषा संरचना हो जाएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल, ये सभी, है ना, भाषा के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। उसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, लिंग संरचना, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना, लड़की और लड़का। उसके बाद धर्म के, है ना, संरचना आपका है, शिक्षा संरचना, उसके बाद आपका व्यवसाय संरचना। तो ये हो गया आपका क्या, जनसंख्या संगठन है। मतलब इस जनसंख्या संगठन में इन सभी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या संगठन कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, समझते हैं लिंग अनुपात या लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। देखिए आप लोग को पेपर में पूछा जाता है कि लिंग अनुपात किसे कहा जाता है ना, या लिंग संरचना किसे कहा जाता है। ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चीजों को आपको समझना है। देखिए अगर पूछा जाएगा लिंग अनुपात पूछा जाए या लिंग संरचना पूछा जाए, तो बहुत आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए उत्तर, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो है संख्या को ही क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है। या सिंपल भाषा है, यानी है ना, पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है ना, लिंग अनुपात कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। महिला की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है भाई, लिंग अनुपात कहा जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से जो लिंग अनुपात निकाला जाता है। जैसे कि अपना भारत में लिंग अनुपात गणना कैसे किया जाता है, तो अपना भारत में लिंग अनुपात निकालने का जो सूत्र है, ये आपसे पूछा जाएगा, लिंग अनुपात निकालने का सूत्र निकालिए। तो ये आपका सूत्र है, पुरुषों की संख्या बटे महिलाओं की संख्या गुना 1000। ये जो है सूत्र से जो है क्या निकलता है, लिंग अनुपात निकलता है अपना भारत में। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन था, जो कि मुझे लगता है आई होप ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लिंग अनुपात किसे कहते हैं, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, लिंग संरचना क्या है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत जबरदस्त बच्चा, बहुत जबरदस्त। ओके, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखते हैं डियर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। देखिए लिंग अनुपात को कई सारे जो है चीजें जो है प्रभावित करता है, जो कि देखिए ये काफी आपके लिए एमवीवीआई प्रश्न है। इसको एमवीवीआई लगा दीजिएगा, है ना, एमवीवीआई है, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे लिंग अनुपात को जो है कई कारक जो है क्या करते हैं भाई, उसका प्रमुख जो है कारक है प्रभावित करने वाले, जैसे कि आपको जन्म दर, है ना। देखिए जन्म दर क्या होता है कि यदि लड़कों या लड़कियों के जन्म की संख्या में अंतर है, तो यह लिंग अनुपात को प्रभावित करता है ना। ये क्या करता है
भाई जन्म दर भी जो है क्या करता है, लिंगानुपात को प्रभावित करता है। अगर क्या हो रहा है, लड़कियों की संख्या है ना, लड़की जो है जन्म कम ले रहा है, लड़का अगर ज्यादा जन्म ले रहा है, तो ये क्या करता है, लिंगानुपात को प्रभावित करता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा आपका मृत्यु दर। पुरुष और महिलाओं में की मृत्यु दर में अलग होने पर भी लिंगानुपात को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर महिलाओं की जो है मृत्यु ज्यादा हो रहा है, पुरुषों की अगर कम हो रहा है, तो ये भी जो है क्या करता है, प्रभावित करता है ना। अगर बात करें तीसरा आपका क्या है भाई, प्रवास। देखिए रोजगार और शिक्षा है ना, अन्य कारणों से जो है पुरुष क्या करता है, महिलाएं है ना, महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को जो है ना, इसको लिंगानुपात है ना क्या करता है, प्रवास लिंगानुपात, यानी क्या करता है, प्रवास भी क्या करता है, लिंगानुपात को घटाता है। खास करके देखिएगा कि गांव वाला ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा, पुरुष क्या करता है, कहां जाता है, काम और रोजगार के लिए कहां जाते हैं, शहर जाते हैं। क्यों जाते हैं, काम और रोजगार या शिक्षा के लिए जाते हैं। तो ये भी क्या करता है भाई, प्रभावित करता है किसको, लिंगानुपात को, है ना। या महिलाएं भी जो क्या करता है, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान जाते हैं, तो इससे भी क्या होता है भाई, लिंगानुपात प्रभावित होता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, लिंगानुपात प्रभावित का क्या कह रहेगा, जन्म दर, मृत्यु दर और आपका प्रवास, ये तीनों कारक आ जाएगा। उसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, यानी कुछ समाजों में पुत्र को अधिक जो है महत्व देने की जो है ना प्रवृत्ति भी जो है लिंगानुपात को प्रभावित करता है। कुछ समाज में नहीं, अभी पूरा का पूरा देखिएगा, महिलाओं को जो खास करके अपना भारत में और कई सारे देशों में जो इस तरह नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों में ऐसा भी है ना, कि जो है पुरुषों को क्या दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है ना। देखिए अगर बच्चा देखिए अभी मैंने कई बार बताया आप लोगों को, क्लास में बताया था कि अभी ऐसे अल्ट्रासाउंड आ गया है जिसमें महिला के गर्भ से ही पता कर लेता है कि लड़की है लड़का है। लड़की होता है तो मार दिया जाता है ना, भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं भ्रूण हत्या, है ना। और वो फिर क्या करता है भाई, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा कि लिंगानुपात में जब कम होगा, जब लड़कियों को मारा जाएगा, उसका भ्रूण हत्या होगा, तो ये क्या होगा, लिंगानुपात में कम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी कारण जो है क्या करता है भाई, है ना, लिंगानुपात को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है भाई, उससे पहले आप लोग को बता दे कि प्यारे बच्चों, आप लोग है ना क्लास 12th में आ गए, आप लोग अभी अपना तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप अपना तैयारी बिल्कुल भी शुरू नहीं कर पाए, आपने अपना तैयारी नहीं की है, तो प्यारे बच्चों आज आप लोग के लिए स्पेशल एक खास ऑफर लेकर के आए हैं। जो बच्चा आज आप लोग अगर कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत भारी छूट मिलेगा। ये हम लोग नया बैच लॉन्च किए हैं, टॉपर बैच, जो कि देख सकते हैं इसमें आपका डेली लाइव क्लासेस होता है। अगर जिस दिन क्लासेस नहीं होता है वो आपका रिकॉर्डेड अपलोड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास नहीं लेते भले, लेकिन रिकॉर्डेड 100% अपलोड होता है। उसके साथ साथ आपका जो है नोट्स, जिसमें टॉपर नोट्स आपको फ्री में दिया जाएगा। ये टॉपर बैच है, उसी तरह टॉपर नोट्स भी आपको जो इसमें फ्री में दिया जाएगा। सिर्फ टॉपर नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 450 प्लस मार्क्स आसानी से आप ला सकते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, इसमें एग्जाम टाइम पे आपका वीकली टेस्ट होगा, मंथली भी टेस्ट होगा, साथ साथ में मॉडल पेपर करवाया जाएगा, क्वेश्चन बैंक आपको करवाया जाएगा, यानी PYQ 2009 से लेकर के 2026 तक का आपको जो है क्वेश्चन बैंक भी आपको जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा, साथ साथ में उसका PDF भी दिया जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर वाइज आपका डेली क्लासेस होता है, उसका भी आप लोग को डेली PDF ही मिलता है ना। उसके साथ साथ आप लोग जो है ना इसमें आप जो है कोई भी अगर डाउट होगा कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस सेट वगैरह करवाया जाएगा, टेस्ट तो आप लगाते ही हैं। तो ये सारी चीज की सुविधा आपको जो है ना इस टॉपर बैच में देखने को मिलेंगे, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका प्राइस है 1999। देखिए आपको बता रहा है आपको 1999 है ना, लेकिन अभी ऑफर में आप लोगों को बता दें, आज ये ऑफर में आप लोगों को दिया जा रहा है 1999 है, लेकिन ये अभी ऑफर में है। देखिएगा ये आपका 699 ना, 699 भी आपको आज नहीं लगेगा। आज आपको मात्र कितना लगेगा प्यारे बच्चों, ये आपको जो है ना, ये आपको जो है 600 है ना 649 लगेंगे, है ना, 649 रुपया, है ना, आज आप लोग को लगेंगे। कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे, ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। 649 रुपया लगेंगे जो बच्चे अगर आज कोर्स लेते हैं। ठीक है, 649 रुपए लगेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग इस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा, है ना। और इसके बाद बोर्ड एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करके खुद से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, यह भी आप लोग के लिए ऑफर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई आयु संरचना से आप क्या समझते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आयु संरचना के बारे में। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से सुनना, आयु संरचना किसको कहते हैं, है ना। तो बच्चों याद रखिएगा, है ना, इसमें हम लोग आयु संरचना में जो है क्या किया जाता है कि, है ना, आयु के आधार पर जो है क्या किया जाता है बच्चों, उसको जो है क्या किया जाता है, उसका जो है 3 वर्गों में बांटा गया है ना। जनसंख्या को क्या आयु के आधार पर जो है 3 वर्ग में बांटा गया है। जैसे कि बाल आयु वर्ग हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या है ना कार्यशील आयु वर्ग हो जाएगा, यानी वयस्क आयु वर्ग जिसको कहते हैं। उसके बाद आपका जो है वृद्ध आयु वर्ग हो जाएगा। ये 3 आयु वर्ग में जो है बांटा गया है जनसंख्या को। तो याद रखिएगा, है ना, इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न, है ना, देखिएगा किसी भी जनसंख्या के क्षेत्र को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, है ना, क्या कहते हैं, किसी क्षेत्र की जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग जैसे बच्चे, वयस्क और आपका क्या हो जाएगा वृद्ध में बांटने की, है ना, बांटने को ही आयु संरचना कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र का भी अगर हम लोग अगर, है ना, आयु संरचना के द्वारा ही जो हम लोग देख पाते हैं कि उस क्षेत्र में कितने बच्चे हैं, कितने वयस्क हैं, कितने जो है वृद्ध है ना, कितने जो बूढ़े व्यक्ति हैं। तो ये जो है किसके द्वारा, आयु संरचना के द्वारा ही जो है गणना किया जाता है। और याद रखिएगा इसमें आयु संरचना से यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र में किस आयु वर्ग के लोग जो है ना, कि लोगों की संख्या जो है अधिक है या कम है। ठीक
ठीक है। तो ये आयु वर्ग के द्वारा ही जो हम लोग यानी आयु संरचना के द्वारा ही जो है हम लोग काउंट कर पाते हैं। अब देखिए इसको मुख्यतः 3 आयु वर्ग में बांटा गया है जो कि आपको याद रखना है। पहला आपका बाल आयु वर्ग, जिसका है ना बाल आयु वर्ग में क्या होता है कि 0 से 14 है ना आयु वर्ष का जो है बच्चा आता है, ये बाल आयु वर्ग में। उसके बाद एक आता है कार्यशील आयु वर्ग जो कि मैंने बताया है ना, जिसको वयस्क आयु वर्ग कहा जाता है। ये 15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग कहा जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए वृद्ध आयु वर्ग में क्या होता है, 60 वर्ष जो अधिक है ना, 60 वर्ष से जो अधिक जनसंख्या होगा वो आपका जो है ना वो क्या हो जाएगा, वृद्ध आयु वर्ग में आ जाएगा। तो वृद्ध आयु वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया बच्चों, तो याद रखिएगा 3 वर्गों में बांटा गया है, आपको याद रखना है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांटा गया है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। आप क्लास कर लीजिए, बाद में इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पे तो आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो बच्चे एप्लीकेशन पे है टेंशन मत लीजिए, आपको इसका है ना ऐप में ही जो आपका नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा इसका। अब चलते बच्चों हम लोग देखते हैं साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं, है ना। साक्षरता दर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। साक्षरता दर क्या है या साक्षरता से आप क्या अभिप्राय है ना, साक्षरता दर को आपको समझना है। देखिए साक्षरता दर बहुत आसान तरीका होता है निकालने का इसका, है ना, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। अपना भारत में साक्षरता दर कैसे काउंट किया जाता है, अगर 7 वर्ष का है वो, है ना, उसको पढ़ना लिखना और थोड़ा बहुत अगर गणितीय गणना भी अगर आ जाता है तो वो साक्षरता दर के अंतर्गत आता है। अब देखिए भाई सबसे कम जो है शिक्षा का सबसे कम काउंट माना जाता है उसको। साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ने लिखने समझने की क्षमता। जो व्यक्ति किसी जो है भाषा में पढ़ लिख सकता है और साधारण बातों को समझ सकता है उसे ही क्या कहा जाता है, साक्षरता दर कहा जाता है। और बात करें भाई भारत की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु, है ना, आयु का वह व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता, पढ़ सकता और लिख सकता, उसको क्या कह सकते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ये अपना भारत का परिभाषा। और सबसे अधिक साक्षरता दर के मामले में भारत में किस राज्य का सबसे अधिक साक्षरता दर अधिक है, तो वो आपका केरल का हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा केरल का। और सबसे कम कहां का है तो बच्चों ये आपको अपना याद रखना है, अपना बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। और सबसे अधिक कहां का है, केरल का है। जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए काफी एमवीवीआई प्रश्न है ना, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये काफी एमवीवीआई प्रश्न है ना। अगर बात करें बच्चों हम किस जनसंख्या पिरामिड की अगर बात करेंगे तो जनसंख्या पिरामिड एक ऐसा चित्रात्मक ग्राफिक जो है प्रदर्शन है जिसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या को आयु लिंग के आधार पर जो दर्शाया जाता है, यानी उसका आयु के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर, यानी महिला और है ना पुरुषों में जो है क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है उसको, ठीक है। इससे बाई और पुरुष, है ना, बाई और देखिएगा इस टाइप का कुछ होता है जो कि आपको समझ सकते हैं, है ना। बाईं ओर ये क्या होता है भाई, पुरुष का होता है ना, पुरुष आपको याद रखना है, पुरुष होता है और महिलाएं इधर होता है। दाईं ओर जो क्या होते हैं, महिलाएं होते हैं, है ना। तो ये दाईं ओर तथा है ना महिलाओं की संख्या को दिखाया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का जो है आपका क्या होता है, जनसंख्या आयु पिरामिड होता है, जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए जनसंख्या पिरामिड से किसी देश या क्षेत्र की, है ना, आयु संरचना, है ना, आयु संरचना, है ना, लिंग अनुपात तथा क्या जाता है, जनसंख्या वृद्धि की स्थिति का पता चलता है ना, कि किस तरह का जो है किस देश का जनसंख्या वृद्धि हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो इससे हम किसके द्वारा पता कर पाते हैं, तो जनसंख्या पिरामिड के द्वारा ही जो है पता कर पाते हैं। क्लियर, चलिए बिल्कुल चीजें समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे हैं, है ना, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा आप लोग एकदम आराम से, और सभी बच्चों को शेयर जरूर करना है, प्लीज शेयर जरूर करेंगे अपने अपने दोस्तों के साथ, आप लोग शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आपका हो गया क्या, जनसंख्या पिरामिड का सरल चित्र। ये देख सकते हैं जनसंख्या पिरामिड का जो है सरल चित्र है। तो ये देखिए ये जो है इस टाइप का भी होता है और ये आपका जो है मैंने इस टाइप का आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, ये जनसंख्या पिरामिड आपका चित्र हो सकता है, ठीक है। देखिए ये आपका जो हो गया ना, आधार की ओर क्या होता है भाई, आधार की ओर क्या होता है, चौड़ा, और इधर जो आपका यानी क्या होता है ना, सांकड़ा होता है, पतला होता है। तो ये जो खास करके विकासशील देशों का जो है, विकासशील जो देश होते हैं, विकासशील देशों का जो है ये आपको इस तरह का जो है पिरामिड देखने को मिलता है ना, जैसे भारत का अपना भी देखने को मिलेंगे। तो जन्म दर जो होता है बहुत होता है और मृत्यु दर भी जो क्या होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा ये पिरामिड है जो कि आप समझ सकते हैं। और ये वाला पिरामिड जो बनाया हुआ है वृद्ध और है ना बाल का आपका दिखा है, बच्चे का दिखाया गया है। अब देखिए विश्व में कार्यशील जनसंख्या आयु, है ना, आयु वर्ग क्या है, तो हम जानते हैं कि है ना जनसंख्या को कितने आयु वर्ग में बांटा गया भाई, जनसंख्या, है ना, देखिए आयु संरचना में हम लोग जनसंख्या आयु वर्ग को देखिए कितने आयु वर्ग में बांटा गया, 3 आयु वर्ग में। बाल आयु वर्ग आपका है ना, वयस्क आयु वर्ग, उसके बाद जिसको कार्यशील आयु वर्ग कहते हैं, उसके बाद आपका आता है क्या, वृद्ध आयु वर्ग। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया, देखिए 2024 के, है ना, 2024 में एग्जाम में पूछे गए हैं, ये काफी MVVI प्रश्न है जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सवाल क्या है भाई, क्या है कि विश्व में कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है। देखिए कार्यशील क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 15 से 59 आयु वर्ग के जो है ना, इसमें जो है लोग आते हैं, किसमें, यानी 15 से 59 आयु वर्ग के, 15 से 59 है ना जिसका आयु होगा, इसमें उन लोग आते हैं जिसका उम्र 15 से 59 आयु वर्ग का होगा, ठीक है, आयु का होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये इसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। इस एज के जो भी लोग होंगे उसको कार्यशील आयु वर्ग कहते हैं। ये जो है किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, है ना, ये खुद कमाते हैं, है ना, और ये क्या करते हैं, देश के GDP को भी आगे बढ़ाते हैं, है ना। आगे देखिएगा बात करें भाई, तो इस आयु वर्ग को अधिकांश लोग शारीरिक और मानसिक रूप से क्या कार्य करने में जो है सक्षम होते हैं, है ना, तथा कृषि, उद्योग, व्यापार, अन्य आर्थिक गतिविधियों में क्या भाग लेते हैं, काम करते हैं और देश की
जीडीपी को बढ़ाते हैं। इससे इससे है ना उत्पादक आयु वर्ग भी कहा जाता है। किसी देश की आर्थिक विकास में इसका जो है क्या होता है, इस आयु वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इस पर दो आयु वर्ग जो है आश्रित रहता है, एक होता है वृद्ध आयु वर्ग, इसी पर ही आश्रित रहता है, और बाल आयु वर्ग भी इसी पर ही जो है निर्भर रहते हैं। किसमें? कार्यशील आयु वर्ग पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल ऑब्जेक्टिव में कि किस कौन सा आयु वर्ग जो है किसी पर निर्भर नहीं रहता है, तो वो आपका कार्यशील आयु वर्ग जो है किसी पर निर्भर नहीं रहता है ना, आपको याद रखना है। अब देखिए साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। देखिए साक्षरता दर किसको कहा जाता है? मैंने कहा ना कि जिसको जो 7 वर्ष का हो, जिसको पढ़ने लिखने और थोड़ा बहुत किसी भी भाषा से उसको पढ़ना लिखना या समझना आ जाए या लिखना आ जाए, उसको ही हम लोग साक्षरता दर कहते हैं। अब देखिए उसमें क्या है, साक्षरता दर को प्रभावित क्या क्या चीज करता है। तो देखिए सबसे बड़ा चीज प्रभावित करने वाला जो है, इसका कई सारे कारक है, आप लोग को लिखना है पेपर में कि साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक है। पहला कारक आपको लिखना है अर्थव्यवस्था का जो है प्रकार। कृषि प्रधान क्षेत्रों में साक्षरता दर जो है कम होता है, औद्योगिक और सेवाएं क्षेत्रों में जो है अधिक होते हैं। मतलब जो कृषि प्रधान देश होगा वहां पर जो है साक्षरता जो है कम देखने को मिलते हैं, है ना, क्योंकि उद्योग वगैरह धंधे में जो है लोग लगे जाते हैं, है ना। तो साक्षरता कम तथा औद्योगिक और सेवाएं क्षेत्रों में जो है अधिक आपको जो है क्या देखने को मिलता है भाई, है ना, साक्षरता देखने को मिलता है। जो उद्योग वगैरह जो सेवा क्षेत्र होगा उसमें आपको जो है साक्षरता दर ज्यादा देखने को मिलेंगे। साक्षरता दर आप क्या पूछा गया भाई, क्या है, नगरीयकरण, यानी खास करके आप लोग को जो है नगर में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक देखने को मिलता है। कहां पे? नगर यानी शहर में जो है साक्षरता आपको सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। किसके मुकाबले में? गांव के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि गांव में लोग जो है क्या यानी सुविधा नहीं मिल पाता पढ़ने लिखने का, इसीलिए जो वहां का साक्षरता दर बहुत कम होता है ना। गांव के मुकाबले शहर का जो है ज्यादा, है ना, साक्षरता दर ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं होता है, शहरों में शिक्षा की सुविधा अधिक होने के कारण जो है क्या होता है, साक्षरता दर अधिक होता है। शिक्षा, है ना, शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता, विद्यालय महाविद्यालय और शिक्षकों की जो है क्या होता है, उपलब्धता साक्षरता दर को बढ़ाता है। जहां महाविद्यालय विद्यालय होगा, कोचिंग संस्था होगा, तब ना वहां का साक्षरता दर अधिक होगा। ये नहीं रहने से भी जो है क्या साक्षरता दर जो है ना, ये भी जो है क्या करता है, काफी प्रभावित करता है। अब देखिए महिलाओं की सामाजिक स्थिति, बहुत सारे जो है ऐसे धर्म है जहां पर जो है महिलाओं को जो है शिक्षा नहीं दी जाती है ना, या सभी लगभग सभी धर्मों में उस तरह का ही, लेकिन अब लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। खास करके महिलाओं को जो है घर से बाहर नहीं भेजते हैं, है ना, पढ़ने लिखने के लिए इसको आजादी नहीं दी जाती है। ठीक है, जहां महिलाओं को शिक्षा के अवसर जो है अधिक मिलते हैं और वहां साक्षरता दर अधिक होता है, जहां कम मिलता है वहां कम होता है। तो ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जीवन स्तर कहां से आए, उच्च आय वाले परिवार में जो है ना, अपने बच्चों को क्या करते हैं भाई, शिक्षित करते हैं, यानी पढ़ाते हैं, बड़े बड़े स्कूल बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, ज्यादा पैसा है, यानी जीवन स्तर जिसका अच्छा होगा वो उतना ही उसके बच्चे जो है क्या होते हैं भाई, शिक्षित होते हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए क्या सरकारी नीतियां, यानी शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और योजनाएं जो है साक्षरता दर को बढ़ाती है। यानी सरकार के द्वारा जो सारी योजनाएं चलाई जा रही, ये क्या कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, साक्षरता दर को बढ़ाते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है। ओके ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं भाई लिंग अनुपात किसे कहते हैं और विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले देशों का नाम। देखिए लिंग अनुपात तो मैंने कहा दिया ना कि भाई पुरुषों की संख्या, है ना, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है ना। अब देखिए इसका सबसे अगर कम है तो दुनिया में लिंग अनुपात सबसे कम तो लाटविया का है, जो रूस लाटविया, ये आपको याद रखना है। अब अगर बात करें इसका अनुपात को, हम लोग देखिएगा इसका परिभाषा को आप लोगों को लिखना है। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है ना, सेक्स रेशन कहा जाता है। अब देखिए विश्व के कुछ देशों में महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की, है ना, से अधिक है ना, पुरुषों से बहुत अधिक है, तो वहां लिंग अनुपात क्या है भाई, कम है ना, इसलिए वहां का लिंग अनुपात जो है क्या, सॉरी, अधिक पाया जाता है। जहां ज्यादा होगा तो वहां अधिक पाया जाता है। तथा जैसे कि लाटविया हो गया आपका, लाटविया, रूस, है ना, जैसे देशों में विश्व के उच्चतम लिंग अनुपात है। तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक जो है लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है, तो लाटविया, आपको याद रहेगा, नाम क्या है, लाटविया, आपको याद रखना है ना। चलिए ओके ओके, अब देखिए बच्चों, है ना, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन काफी एमबीबीआई प्रश्न है ना, जो कि आप लोग को याद रखना है। ये काफी एमबीबीआई प्रश्न है, आप लोगों को एकदम नोट कर लेना है ना, काफी एमबीबीआई प्रश्न है। ठीक है, चलिए ओके, यस सर जी, यस सर जी, एकदम बिल्कुल आराम से चीजों को समझना है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या भाई, आपका ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। देखिए ग्रामीण में क्या होता है कि ग्रामीण जो गांव में रहता है उसको ग्रामीण कहते हैं, जो शहर में रहता है उसको शहरी जनसंख्या कहते हैं, है ना। तो ग्रामीण में क्या होता है, जो जनसंख्या ग्रामीण होता है उसको ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं, जो गांव में रहते हैं, है ना। देखिए लोग मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर जो है निर्भर होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और पशु पालते हैं, जानवर वगैरह पालते हैं। और जो शहर के लोग क्या करते हैं, उद्योग धंधे में लगे रहते हैं, बड़े बड़े उद्योग कारखाना व्यापार और सेवाओं पर जो है निर्भर रहते हैं। ग्रामीण में क्षेत्र में यानी गाँव में लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशु पालते हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या बहुत क्या होता है, घनत्व कम होता है। गांव में जनसंख्या बहुत घनत्व कम होता है, जबकि शहर में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है
है ना। गांव का जनसंख्या जो है साक्षरता दर कम होता है और वहां शहर में क्या होगा, साक्षरता दर अधिक होगा। गांव में जो है आपको सुविधा बहुत कम मिलेंगे और शहर में सबसे अधिक मिलेंगे। तो ये सब तो अंतर आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की सुविधा अपेक्षाकृत कम होती है और शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन इन सभी चीजों की सुविधा आपको शहर में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर लिखा रहे हैं। जीवन अपेक्षाकृत सरल होता है और जीवन अपेक्षाकृत थोड़ा सा व्यस्त है ना, व्यस्त और आधुनिक होता है ना। किसमें, तो शहर में। ठीक है, तो ये शहर और ग्रामीण क्षेत्र का आपका जो है अंतर था, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है। इन सभी पॉइंटों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है ना, व्यावसायिक संरचना मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, है ना। ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर बात करेंगे व्यावसायिक संरचना के बारे में, तो किसी देश या क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और है ना आर्थिक गतिविधियों में लगी होती है। इन व्यवसायों में जो है लोगों के वितरण को जो है क्या किया जाता है, व्यावसायिक संरचना कहते हैं। यानी व्यावसायिक संरचना से यह ज्ञात होता है कि कितने लोग प्राथमिक कार्यों में लगे हैं, जैसे कि कृषि हो गया आपका, है ना, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, है ना, द्वितीय कार्यों में जैसे उद्योग में निर्माण हो जाएगा, उसका तृतीय की क्रिया कार्यों की बात करेंगे जैसे व्यापार हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इन सेवाओं में जो है लगे होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा का व्यवसायिक संरचना। ठीक है, ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए व्यवसायिक संरचना क्या है, तो जो है क्या अपना यानी कार्य के आधार पर जो है क्या विभिन्न गतिविधि में जो लगे रहते हैं वो आपको जो क्या व्यवसायिक संरचना कहते हैं, ना। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और जो है आर्थिक गतिविधियों में लगे रहती हैं, इन्हीं को जो है क्या कहते हैं, व्यवसायिक, है ना, विवरण कहते हैं, व्यवसायिक संरचना कहते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा बात। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा। ठीक है, ओके, ये देखिए जितने सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों फिर से आप लोगों को बता दें, जो बच्चे आप लोग अभी तक तैयारी आपने नहीं की है शुरू, है ना, अभी आप लोग जुड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बहुत ही बेहतर रिजल्ट आए, हम 450 प्लस कम टाइम पे कैसे लेके आए, तो बच्चों आप लोग को बता दें आप बहुत आसानी से ला सकते हैं, है ना। हम लोग जो कि बैच लॉन्च किए हैं, टॉपर बैच, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, जिस दिन लाइव क्लासेस नहीं होता रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, साथ साथ में इसमें आपको जो है प्रैक्टिस सेट, है ना, नोट्स मिल जाएगा, जो टॉपर नोट्स है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। जो बैच, ये बैच बच्चे खरीदते हैं उसको टॉपर नोट्स फ्री में मिल जाता है, जिसका प्राइस है ना 450 रुपया है। ठीक है, तो वो आपको फ्री में मिल जाएंगे अगर आप इस बैच में ज्वाइन होते हैं। इसमें आपको देखिए रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, उसके बाद आपको नोट्स रहेगा, ये तो बता दिए, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट आपको लगवाया जाएगा, है ना। आप टेस्ट दे सकते हैं, है ना, एग्जाम टाइम जाते जाते आपका वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सारा सब्जेक्ट जो है का टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। और पता है ये कोर्स ऑल सब्जेक्ट के लिए है, और ये आपको बता दे कि ये ऑल सब्जेक्ट का है ना, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में। ठीक है, उसके साथ साथ आपको देखिएगा तो आपका कोई भी डाउट वगैरह रहेगा वो आपका क्लियर किया जाएगा। PYQ का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। PYQ मतलब क्वेश्चन बैंक, यानी क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर के 2025 तक का आपको क्वेश्चन बैंक जो है पढ़ाया जाएगा, साथ में उसका नोट्स भी आपको जो PDF भी आपको जो है फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज की सुविधा आपको इस बैच में देखने को मिलेंगे। इसका प्राइस तो बच्चों क्या है 1999 है, लेकिन ये आपको जो है क्या होगा, ये अभी ऑफर में है, अभी मात्र कितना मिल रहा है आपको 699 रुपीज में आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 699 रुपीज में आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है ना मिल जाएंगे। लेकिन अभी आज अगर लेते हैं तो ये आपको ऑफर में कितना मिलेंगे, 649 में। ये आपका नहीं, ये आज अगर लेते हैं तो आपको ये 649 में मिलेंगे। ठीक है, तो जो बच्चा लेना चाहेंगे सबसे पहले तो आप क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कीजिए बोर्ड एग्जाम स्टडी का, है ना, प्ले स्टोर पर जाइए और है ना ये देखिए नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे अगर कोई दिक्कत है इस नंबर पे कॉल कीजिए और ये आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड कीजिए बोर्ड एग्जाम स्टडी का प्ले स्टोर से। ठीक है, वहां से जाकर के खुद से परचेस कर सकते हैं, या अगर आपको ठीक कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आई होप ये क्लास आपको पसंद आया है।